जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका तरका स्पीसीज चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइंस का पीटी 365 का हम लेक्चर ले रहे थे और अभी तक हमने मेजर जो भी सैटेलाइट्स देखे, लॉन्चिंग व्हीकल देखा, उसमें हमने कि कौन सा कैसे लॉन्च व्हीकल पे जा रहा है, कौन सा स्पेसशिप है, इंडिया कौन सा इनिशिएटिव लाया है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर के गगनयान, आदित्य, हर एक चीज हमने देख लिया, लैग्रेंज पॉइंट देखा हमने उसमें। तो आज हम देखने वाले हैं ना उसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज कि कौन कौन से नए मॉडल है वो सब देखेंगे और उसके बाद में हम जंप करेंगे हेल्थ को लेकर के। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे हम लोग, ताकि जो समय रहेगा मैं चाहता हूँ कि आप उसमें थोड़ा अपना रिवीजन करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे। तो अपना पहला देखो क्या है, रूमी। अब रूमी है क्या चीज, देखो इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। अभी देखो ये वर्ड क्या बोल रहे हैं कि रीयूजेबल है और दूसरा है कि हाइब्रिड है, दो वर्ड है। रीयूजेबल मतलब कि जैसे कि कोई एक रॉकेट के लिए एक एलिमेंट है, मान के चलो, ठीक है, एक अप्लायंसेस है, उसको आपने यूज किया, अब उसको दोबारा कैसे यूज कर सकते हैं उस चीज को बोल देंगे रीयूज। और हाइब्रिड मतलब उसमें अलग अलग कंटेंट डाल के। ठीक है, डेवलप बाय तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन। ठीक है, कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप। ये ठीक है। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पीको सैटेलाइट्स। ठीक है, और ये क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज के लिए ये डेटा कलेक्ट करेगा। और देखो क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे यूजफुल रहेगा ये क्यूब सैटेलाइट, देखो इसका वेट 1 to 10 है और पीको सैटेलाइट का 0.1 से लेकर के 1 kg ये पर सैटेलाइट है। तो अभी देखो ये नैनो सैटेलाइट्स हैं, तो फिर नैनो सैटेलाइट्स क्या रहता है, बहुत माइन्यूट रहते हैं, तो फिर ये डेप्थ तक जाके उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूब सैटेलाइट और पीको सैटेलाइट। हाइब्रिड रॉकेट इंजन कैसा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड प्रोपेलेंट टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। अभी जब आप एक ही तरीके का फ्यूल डालते हो तो फिर उसमें आपको एक्स्ट्रा मनी ऐड करना पड़ जाता है। अब इससे क्या होगा, इससे आपका कॉस्ट भी सेव होगा। ठीक है, और रीयूज हो रहा है वही चीज। अभी आप ही सोचो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक 10 रुपए की पेन लेते हो और उसमें आप 5 रुपए का रिफिल डालते हो, तो आपके 5 रुपए तो सेव हो रहे हैं उसमें। तो ठीक उसी तरह ये भी कंसेप्ट है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि 100% पायरोटेक्निक फ्री है और 0% टीएनटी है इसमें। ठीक है, reusable rocket release the payload, land back on earth, can again launched with a new payload। ठीक है, उसमें पेलोड जो पहले उतर जा रहा है, तो फिर अभी जो उसका सांचा है, मतलब बोलते हैं ना जो उसका मेन डिजाइन मटेरियल है, अब उसके अंदर नया पेलोड उसमें एंटर करके, उसमें ऐड ऑन करके फिर से उसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट सेविंग अप टू 65% चीपर, रिड्यूस स्पेस डेब्रिस। ठीक है, अभी स्पेस डेब्रिस कैसा है कि हमने देखा था कि स्पेस डेब्रिस क्या होता है, केसलर सिंड्रोम भी हमने पढ़ा था। स्पेस डेब्रिस वो होता है कि जैसे कि कोई पॉल्यूशन ऊपर ही रह जा रहा है, ठीक है, और या तो वो रॉकेट का मान के चलो कोई पुर्जा है, वो लौट के आ जा रहा है जिसका कोई यूज ही नहीं हो रहा, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। अब इसको यूज कर ले रहे हैं तो फिर वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो जा रहा है, तो फिर यही चीज है। दूसरा है कि स्पेस बेस्ड सर्विलेंस। अभी देखो क्या है इसमें ना, सीधा सीधा मान के चलते ये बना क्यों है, देखो लैंड और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, ताकि सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन का अच्छे से देखी हो सके, मतलब उसके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। अभी सक्सेसर ऑफ SBS1 और SBS2 जो कि 2001 और 2013 रेस्पेक्टिवली आया था। अब इसके कुछ एग्जांपल है, कार्टोसैट, रिसेट, रिसेट 2A, एरोस बी, तो फिर ये सब आपने पढ़ा चीज है। ठीक है, कार्टोसैट, रिसेट सब आपका पढ़ा हुआ है। अब SBS3 क्या है, देखो ये आपका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि इसमें 52 सैटेलाइट से कहाँ रहेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेंगे। ठीक है, किस चीज के लिए, सर्विलेंस, सिविल और मिलिट्री डोमेन अवेयरनेस के लिए। न्यू फ्लीट ऑफ सैटेलाइट बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली अगर उस चीज को गौर करना है, उसको परखना है, ऑब्जर्व करना है और अच्छे से डेटा रिपोर्ट सब भेजना है, तो आज के जनरेशन के हिसाब से एआई इसमें एड ऑन हो गया। तो व्हेन अ सैटेलाइट इन जीओ 36,000 किलोमीटर डिटेक्ट समथिंग, तो फिर वो एलईओ को बोलता है। अभी जीईओ ये ऊपर से एक निगरानी रख रहा है, अब एलईओ एक जगह पे पास में, तो फिर जीईओ बोलेगा एलईओ की जाके चेक कर कि वो चीज क्या है। ठीक है, तो फिर वो मोर इन्फॉर्मेशन, अच्छे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताएगा। इसी को बोलते हैं इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन स्पेस टुगेदर जियो इंटेलिजेंस, यही चीज है। ठीक है, और 3 सर्विसेज विल हैव डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर द लैंड, सी और एयर बेस्ड मिशन, ये भी ठीक है। और स्पेस बेस्ड सर्विलेंस होता क्या, देखो मॉनिटर और कलेक्ट डेटा करना, किस चीज के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए या फिर स्पेस के अवेयरनेस के लिए। ठीक है, दो होते हैं, दोनों चीज हो गए फुलफिल। ठीक है, अब आते हैं अपने वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। अब देखो पोलरिस डॉन मिशन, ठीक है, ये पोलरिस एक डॉन था, प्राइवेट एक मिशन था, इसने वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक किया। कहां पे, थ्रू अर्थ रीजन ऑफ हाई रेडिएशन। अब हाई रेडिएशन मिलता कहां पे, बर्फीले जगह, कहां पे, अटलांटिक अपना, तो साउथ अटलांटिक अनोमली एंड वैन आइलैंड रेडिएशन बेल्ट टू स्टडी
रेडिएशन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट है, इसके लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। अर्थ मैग्नेटोस्फीयर ट्रैप द हाई एनर्जी रेडिएशन पार्टिकल विच शील्ड्स द अर्थ। ठीक है, सपोज अभी ये अर्थ है, ठीक है, अब ये ना मैग्नेटिक फील्ड है जो कि रेडिएशन से प्रिवेंट करता है, रेडिएशन से प्रिवेंट करता है, एज अ शील्ड वर्क करता है। ठीक है, और ट्रैप्ड पार्टिकल फॉर्म टू बेल्ट्स, और ये जो पार्टिकल जो ट्रैप होते हैं ना रेडिएशन वाले, ये दो बेल्ट में फॉर्म होते हैं, एक होता है इनर और एक होता है आउटर, और ये इनर आउटर दोनों को ही बोलते हैं वैन एलन बेल्ट। ठीक है, ये अर्थ को सराउंड कर देते हैं। इनर बेल्ट क्या करेगा कि इंटरएक्शन ऑफ कॉस्मिक रे विथ अर्थ एटमॉस्फेयर, और आउटर बेल्ट क्या करेगा, जो हाई एनर्जी पार्टिकल से बना रहता है, जो कि सन से आता है, सन से हाई एनर्जी पार्टिकल, तो फिर वो आउटर बेल्ट। ठीक है, और जो कॉस्मिक रे है वो इनर बेल्ट पे बनेगा। अभी जैसे एस्ट्रोनॉट रहते हैं, अगर उनको स्पेसक्राफ्ट के थ्रू उनको जाना है, जैसे कि बाहर जाना है, मतलब आउटर स्पेस में जाना है, तो उनको ये रेडिएशन वाले एरिया से होके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, यही है। अभी साउथ अटलांटिक एनोमली, इसमें यही है कि रेडिएशन क्या है, वेनेलिन, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब स्पाई और रिकॉनाइसेंस सैटेलाइट, साउथ कोरिया इसने सेकंड मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट जिसको सक्सेसफुली ऑर्बिट में डाला है। अब स्पाई सैटेलाइट का काम क्या रहता है, इंटेलिजेंस कवर करेगा, और जो भी फॉरेन कंट्रीज उनके खिलाफ अगर कोई वर्क कर रहा है तो अपना इंटेलिजेंस करके, मतलब अपने इंडिया बोल रहा हूँ, अपने कंट्री के एक वेलबींग के लिए करेगा। कैन बी ईदर एज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन की कैसे वेपन डिप्लॉय है, क्या कोई वहां पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर बॉर्डर एरिया उसके आसपास कोई ऐसा एक्टिविटी हो रहा है जो कि कल के लिए एक कहते हैं ना सिंबल हो सकता है डेंजर का, वो सब चीजें। अभी मेजर टाइप कैसे, ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट, रेडर इमेजिंग सैटेलाइट और सिग्नल इमेजिंग सैटेलाइट। ऑप्टिकल क्या है कि जैसे लाइट सेंटर जो डिटेक्ट करता है मिसाइल के लॉन्च को, कि कोई मिसाइल वहां से लॉन्च होने वाली है कि ये सब। और रेडार इमेजिंग सैटेलाइट क्या करेगा, ऑब्जर्व द अर्थ यूजिंग रेडार टेक्नोलॉजी इवन ड्यूरिंग क्लाउड कवर, मतलब क्लाउड के अच्छे खासे कवर रहेंगे तो रेडार के थ्रू, रेडार चीज ही ऐसी रहती है कि अंदर से अंदर तक की चीज को ये पकड़ लेता है। सिग्नल इंटेलिजेंस कैप्चर द रेडियो एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ठीक है, अब स्पेस टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म वही देखो, अभी अपने स्पेस स्टार्टअप एक है ब्लू ओरिजिन करके, इसने अनाउंस किया कि गोभी थोटकुरा ये अपने स्पेस मिशन में जाएंगे। कौन सा पार्ट है, न्यू शेपर्ड 25th मिशन, NS-25 मिशन। अब स्पेस टूरिज्म है क्या, देखो एक कर्मन लाइन होता है। कर्मन लाइन क्या होता है कि स्पेस में और एटमॉस्फेयर में उसके बीच में एक थ्रेड जैसा लाइन होता है, उसी को कर्मन लाइन बोलते हैं। बाउंड्री ऑफ 100 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल दैट बॉर्डर अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द बिगिनिंग ऑफ स्पेस, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर का एंड और बिगिनिंग ऑफ स्पेस के बीच में है कर्मन लाइन। ठीक है, अब इन पैसेंजर आर टेकन सिग्निफिकेंटली अबव कर्मन लाइन, मतलब ये कर्मन लाइन के बाहर इनको ले जाना रहेगा। ठीक है, अब यही चीज है। अभी देखो रिक्रिएशनल, एडवेंचर और लेजर पर्पस के लिए हो सकता है। अभी दो टाइप होते हैं, एक तो है देखो सब ऑर्बिटल, ये जो कर्मन लाइन है ये सब ऑर्बिटल है कि ये कर्मन लाइन के अंदर ही रहेंगे 50 एंड 70 माइल्स। ठीक है, मतलब ये कर्मन लाइन को हल्का सा क्रॉस करेंगे, लेकिन जो ऑर्बिटल रहता है ना ये सिग्निफिकेंटली अबव द कर्मन लाइन, मतलब कर्मन लाइन के बहुत ऊंचे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे एक नए चैप्टर पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही कहते हैं ना दिलचस्प चैप्टर है, हेल्थ। हेल्थ मतलब चीज ऐसी होती है कि आपके शरीर के बारे में बात है, जो आपका शरीर है उन्हीं सब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिसीज आ जाता है। तो पहला क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। आप ये याद रखो ट्यूबरकुलोसिस एयरबॉर्न डिसीज है। एयरबॉर्न डिसीज मतलब कि आपके बोलने से, इन सब चीजों से जो हवा रहती है उसमें वायरस फैलता है, डिसीज फैलता है और फिर बाद में ये स्प्रेड होता है। अभी ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट है जो कि WHO ने निकाला है। इंडिया का इसमें अच्छा रिपोर्ट नहीं है, क्या है कि 26% ग्लोबल टीबी बर्डन 2023 में इंडिया पे था। इंडिया रैंक्स फर्स्ट, यही ग्लोबली बर्डन में इंडिया का रैंक फर्स्ट पे है। ठीक है, अब देखो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी क्या होता है। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की आप ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि टीबी के लिए ये अच्छा रहेगा, मतलब इनफ रहेगा उसको ठीक करने के लिए, लेकिन वैसा नहीं होता कि ये ड्रग को रेसिस्ट कर देता है। ठीक है, तो यही है। अब इसके दो रहते हैं, एक फर्स्ट लाइन ड्रग होता है और सेकंड लाइन टीबी ड्रग होता है। तो फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग वो होता है जो कॉमनली सबको दिया जाता है, लेकिन सेकंड लाइन टीबी ड्रग तब दिया जाता है जब फर्स्ट लाइन काम नहीं करता। अब ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानते हैं कि बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है इसका, ये बैसिलस का नाम है माइकोबैक्टीरियम। ये मोस्ट ऑफ्टन ना लंग्स को अफेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी टीबी।
टीबी। और पल्मोनरी टीबी के अलावा जो रहता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। और अभी अदर कैसे होगा कि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में हो जाएगा, लिवर में हो जाएगा, ऐसे ऐसे जगह पे भी टीबी हो सकता है। अब इसके सिम्टम क्या है कि खांसी बहुत आती है, और कभी कभी खांसी में से आपको ब्लड दिख सकता है, और चेस्ट पेन होगा, वीकनेस हो जाएगा ऑब्वियसली, जैसे ब्लड आप निकाल रहे हो तो फिर उसमें हो ही जाएगा। आइडेंटिफिकेशन क्या है, देखो इसका एक RIF अल्ट्रा, ट्रूनेट ऐसे और एक्सपर्ट MTB, ये 3 के थ्रू ये टेस्ट होता है। और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी दैट डजंट रिस्पॉन्ड टू स्टैंडर्ड ड्रग्स, ठीक है। अब ये कुछ इंडिया की इनिशिएटिव है कि टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम क्या है। और बी पाम, ये नाम आपको याद रखना है, बी पाम 4 ड्रग्स का है, बिडाक्विलिन, प्रिटोमैनिड, लाइंसोलिड और मॉक्सीफ्लैक्सासिन, ये चारों आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखो ट्रीटमेंट को ना, जो 20 महीने पे ठीक हो रहा था वो अब 6 मंथ में ठीक हो रहा है। सोचो 20 महीना भी लगभग कितना होता है, 1.5 साल से ज्यादा हो रहा है, और ये अभी 6 मंथ कवर कर लिया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा ग्रोथ है इसमें। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, ठीक है। और फिर बाद में ये कुछ इनिशिएटिव आप देख सकते हो। और WHO का क्या है, देखो एंड टीबी स्ट्रेटेजी, इनका एक है कि 80% जो टीबी के इंसिडेंट्स आ रहे वो, 90% जो इसकी वजह से डेथ हो रहे, और जो कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट है ना टीबी के इफेक्ट जो हाउस होल्ड हो रहे, वो 2030 तक इन सबको खत्म करना, ठीक है। और ये हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं ना मंकी पॉक्स की तरफ। मंकी पॉक्स आपने सुना होगा, WHO ने आउटब्रेक कर दिया कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इंटरनेशनल कंसर्न मतलब ये वाया वाया बहुत सारे कंट्रीज में कंटिन्यूअसली फैल रहा है। WHO ने इंक्लूजन ऑफ मंकी पॉक्स इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट अंडर इट्स इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर। अब ये रिस्क बेस्ड प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें 3 प्रोडक्ट्स स्ट्रीम आते हैं, कौन से, एक आता है आपका वैक्सीन, दूसरा आता है आपका थेरोपेटिक्स, और तीसरा आता है इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। अब एमपॉक्स देखो, इसके बारे में जानते हैं कि जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज मतलब कि एनिमल और ह्यूमन दोनों के बीच में ये फैल सकता है, ठीक है। इसका जीनस क्या है, ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है। मोस्टली कहां पे होता है, सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका। अब इसके 2 क्लेड्स होते हैं। अब क्लेड्स का मतलब क्या होता है, क्लेड्स का मतलब वायरस के सबके एंसेस्टर एक ही होते हैं, तो उस एक ग्रुप को क्लेड बोलते हैं। अब इसमें 2 क्लेड है, मतलब इसके 2 एंसेस्ट्रल ग्रुप है, ठीक है। वैक्सीन एंड थेरेपेटिक डेवलप्ड फॉर स्मॉल पॉक्स एंड अप्रूव्ड इन सम कंट्रीज कैन बी यूज्ड फॉर एमपॉक्स इन सम सर्कमस्टेंसेस, मतलब कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये वैक्सीन की यूज किया जा सकता है। WHO ने कौन सा वैक्सीन यूज क्वालिफाई किया, MVA BN वैक्सीन, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी रिसेंट स्टडी क्या शो करती है कि जेनोमिक अकॉर्डियन ये क्या कर रहा है, इवोल्व और ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है। क्या, जेनोमिक अकॉर्डियन। अब ये नया टर्म है क्या चीज, ये वो टर्म है डिस्क्राइब करता है इवोल्यूशन ऑफ पॉक्स वायरसेस विच इज मल्टी स्टेप प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, म्यूटेशन एंड रिडक्शन। अभी ये क्या करेगा कि पॉक्स वायरस जो रहता है ना उसका इवोल्यूशन करेगा, और ये मल्टी स्टेप प्रोसेस में होता है। तो सबसे पहले जीन को एम्प्लीफाई कर देगा, और फिर बाद में इसको म्यूटेशन मतलब ये फैलेगा, और फिर अचानक से रिडक्शन होगा, ये होता है। ICMR ये क्या कर रहा है, कंडक्ट, इसने सीरो सर्वे कंडक्ट किया है। सीरो सर्वे क्या होता है कि सपोज एक एरिया है, एरिया का नाम है XYZ। अब उस एरिया में ना बहुत सारे लोग को मंकी पॉक्स हो रहा है, तो सब उस एरिया में जो भी लोग हैं जिनको मंकी पॉक्स हुआ है, या फिर उनके सराउंडिंग जो भी एरिया जो भी लोग रहते हैं, उन सबका एक साथ ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, और फिर बाद में उसमें देखा जाएगा कि ये असल में हो कैसे रहा है, ठीक है, और किस तरीके का है, किस वैरायटी का है, वो चीज सब चीज। तो इसी को बोलते हैं सीरो सर्वे। अब ये देखो PHEIC, ये IHR ने 2005 में आउटब्रेक किया था, ठीक है। पोटेंशियल फॉर इंटरनेशनल स्प्रेड में रिक्वायर इमीडिएट इंटरनेशनल एक्शन, ठीक है। अब इंटरनेशनल एक्शन की बात हो रही है। हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट इशूड बाय WHO, हमने देख ही लिया। अब विषाणु युद्ध अभ्यास क्या है, ये विष्णु युद्ध अभ्यास नहीं है, विषाणु युद्ध अभ्यास है, ठीक है। मॉक ड्रिल ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, सिर्फ और सिर्फ मंकी पॉक्स के लिए नहीं है, कोई भी पैंडेमिक है तो उसमें प्रिपेयर्डनेस कैसा है कि आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। पैनिक नहीं होना, ऐसी ऐसी चीज उसमें प्रिपेयर कराई जाती है, ठीक है। और ये पार्ट है नेशनल वन हेल्थ मिशन का। अब ये एम्फेसाइज करता है वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है, टू अचीव इंटीग्रेटेड डिसीज कंट्रोल। इंटीग्रेटेड मतलब हर एक डिसीज का। अब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज देखो क्या है, ट्राकोमा के बारे में हम देखेंगे इसमें। इंडिया हैज बिकम द 3rd कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन, नॉट इन वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया रीजन आफ्टर नेपाल एंड म्यांमार दैट एलिमिनेटेड ट्राकोमा, जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। क्या होता है ये ट्राकोमा, देखते हैं। आई इन्फेक्टिंग डिसीज है, ठीक है। बैक्टीरिया किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस, क्लैमिडिया
ट्रैकोमाटिस इसके वजह से हो रहा है। कॉन्टेगियस है, कॉन्टेगियस मतलब स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टेक्ट विद आइस, नोज एक्सेट्रा। अभी देखो कैसे, इन केस जैसे अगर मुझे हुआ है ट्रैकोमा, तो फिर मेरे आंख में हुआ, तो फिर मैं अपने आई रब किया अपने हाथ से, ठीक है, और मैं आपके हाथ को मिलाया, और फिर आप वही हाथ बिना वॉश किए आप उसको अपने आंख में लगा रहे हो, तो फिर फॉर श्योर आपको भी ट्रैकोमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। कॉज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। अब इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस ऐसा स्टेज होता है कि आप इसमें अंधे तो नहीं होगे, लेकिन आपको ऐसा चश्मा लग जाएगा कि मतलब वो जल्दी ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। इंडिया में क्या स्टेटस है, 1971 में 5% था, अभी ये 1% से लेस पे आ गया, ठीक है। अब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज देखो, कंडीशन प्रिवेलेंट इन ट्रॉपिकल एरियाज, सीधा बात है ट्रॉपिकल डिसीज बता रहे तो वही है। अब इसमें पैथोजन क्या क्या इंक्लूड है, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगी, टॉक्सिन्स, ठीक है। इसको आपको एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। रिफर्ड निग्लेक्टेड बिकॉज ऑलमोस्ट एब्सेंट फ्रॉम ग्लोबल हेल्थ एजेंडा, इसकी फंडिंग भी लो होती है, ठीक है। इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट बर्डन है किस चीज का, 10 मेजर एंटिडीज का, जैसे कि हुपवॉर्म हो गया, डेंगू हो गया, लिम्फेटिक फेलियरिसिस हो गया। अभी डेंगू एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया में, ठीक है। एक टाइम आता है कि सीजन चल जाता है डेंगू का, आपको अगल बगल हर लोग कोई ना कोई डेंगू दिखता है, और अगर एक घर में हो रहा है एक पर्सन को, तो फिर ये फैलने लगता है। WHO ने गिनिया वॉर्म डिसीज 2000 और यॉर्स 2016 इंडिया को इन सब से फ्री कर दिया, ठीक है। ये आपको याद कर लेना। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब देखो कुछ मत जाओ, कहीं मत जाओ, सबसे पहले समझो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स चेंज इन वे दैट रेंडर मेडिकेशन यूज्ड टू क्योर द इन्फेक्शन दे कॉज इनइफेक्टिव, ठीक है। क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी ये सब हो गए, ये अपना वे चेंज कर देते मेडिकेशन से, यूज टू क्योर द इन्फेक्शन दैट दे कॉज इनइफेक्टिव, कि वो इनइफेक्टिव ऐसा प्रूवन हो जाते हैं। सुपरबग्स क्या है, देखो, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड फंगी दैट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिकेशंस, ठीक है। अभी इसी को लेकर के न्यूज आई है किसकी, जेडिया कमिटमेंट की, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट AMR थ्रू एज अ वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस मतलब कि आप दवा खा रहे हो लेकिन वो आपको वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सब चीजें, अब इसी के लिए ये कुछ मेजर फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं। पहले तो फार्मास्यूटिकल, जिसकी इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम फॉर एंटीबायोटिक्स। दूसरा एग्रीकल्चर, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर ग्रोथ इन सेक्टर लाइक लाइव स्टॉक, एक्वाकल्चर। फिर हेल्थ केयर, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अनयूज्ड मेडिकेशन, पेशेंट एक्सक्रीशन, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि लैंडफिल, लेशेट, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, सीवेज एफ्लुएंट। इसको आपको एचजीटी याद कर लेना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं वैसा पढ़ने को। अब ये इनिशिएटिव्स कौन कौन से ये आप देख सकते हो ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे, ठीक है। अगर इन सब चीज को लेकर के आपको कुछ डाउट है आप बेझिझक पूछिए, मैं आपको बताऊंगा उस चीज के बारे में, ठीक है। ये ऑपरेशन अमृत आप अच्छे से याद कर लेना, AMR इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ किसने, स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी, केरला ने, ठीक है। और फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस, ठीक है। अब डिसबायोसिस क्या है, देखो, इररेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज एसोसिएटेड विद डिसबायोसिस, मतलब कहते हैं ना कि एक समय पे जरूरत से ज्यादा औषध भी जहर हो जाता है, तो वही बात है। अब दूसरे दूसरे कौन से डिसीज है, अभी कुछ माइनर डिसीज हम कवर करेंगे। एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन मतलब बर्ड्स के वजह से, अभी इसका क्या बोल रहा है कि डेथ हो गया मोर देन 300 मिलियन बर्ड्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इन्फेक्शन विद एवियन बर्ड इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस, ये आपको याद रखना कि टाइप A वायरस है ये। ए वायरस अभी दो सब टाइप है इसमें, दो प्रोटीन के थ्रू, एक है हेमाग्लूटिनिन और दूसरा न्यूरामिनिडेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों प्रोटीन आपको याद रखने कि ये दोनों की वजह से ये दोनों टाइप A वायरस में आते हैं। H&N of influenza A वायरस, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, इंटरेक्शन विद सिएलिक एसिड, ठीक है, विच इज रिसेप्टर फॉर वायरस अटैचमेंट। अभी इसमें 18 डिफरेंट H सब टाइप है और 11 डिफरेंट N सब टाइप है, ठीक है। 18H और 11N, ठीक है, याद हो जाए। और बर्ड्स में क्या है, 16H आ जाते हैं और 9N, 16H 9N ये बर्ड्स में आते हैं। और 2 एडिशनल कौन से, H17 and 10, H18 and 11 ये बैट में आते हैं, ठीक है। ये भी एवियन चीज है, बैट भी उड़ने वाली चीज है और बर्ड्स भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जैसे कि आपको इसमें देखो क्या याद रखोगे, एक प्रोटीन याद रखोगे टाइप A वायरस का, ये दो प्रोटीन है इसके,
ठीक है। और दूसरा आपको ये 18 डिफरेंट और 11 डिफरेंट एन, ये दो सब टाइप। और बर्ड्स में क्या है और बैट्स में क्या है, बैट्स में ये आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। जीका वायरस क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी किया स्टेट गवर्नमेंट को टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जीका वायरस। ठीक है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है, बाय बाइट ऑफ एन मॉस्किटो, मच्छर, समाज का दुश्मन एक ही है मच्छर, एडेस एजिप्टी। अभी देखो हेल्थ कंसर्न क्या है, नॉन फेटल बट एसोसिएटेड विद माइक्रोएफिली, मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके अंदर बेबी है, तो उसका जो हेड का साइज रहता है ना, सर मतलब खोपड़ी, उसका साइज ना छोटा हो जाता है, इतना इफेक्ट कर देता है ये जीका वायरस। इट कैन ऑल्सो ट्रिगर गुलेनबेर सिंड्रोम, न्यूरोपैथी, माइलिटिस, इतना खतरनाक है। रिवर्स ये आरटीपीसीआर ये जो इसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और फिर बाद में जो भी जीन है उसको टारगेट करके बताएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कि मलेरिया का भी कोई, अभी मलेरिया का आप जाते हो दवा लेने, तो फिर वो एक पर्टिकुलर मलेरिया की दवा नहीं है, वो सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करने वाली दवा है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, चंडीपुरा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है। अभी डब्ल्यूएचओ ने वार्न किया है कि इंडिया ना लार्जेस्ट इन 20 ईयर्स चंडीपुरा वायरस इन्फेक्शन के चक्कर में। इट इज एन आरएनए वायरस, आरएनए वायरस से ध्यान रखना है। और रैप्डोविरिडे फैमिली, रैप्डोविरिडे फैमिली, ठीक है। विरिडे जहां पे आता है ना, मतलब वो वायरस ही है, विरिडे जहां पे वायरस है। नोन एज आउटब्रेक ऑफ एक्यूट एन्सेफेलिस सिंड्रोम इन वेस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। ट्रांसमिशन बाय वेक्टर सच एज सैंड फ्लाइज, मॉस्किटो एंड टिक्स। देखो अभी कनेक्ट करो इस चीज को कि वेस्टर्न, सेंट्रल और सदर्न पार्ट, ठीक है, और सैंड फ्लाई, मॉस्किटो, टिक्स, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी जगह आ रही है कि जहां पे थोड़ा क्लाइमेट ऐसा है ना, जहां पे पानी भी हो, जमीन भी हो और पॉपुलेशन भी अच्छा हो, ऐसी जगह से आ रहा है। सिम्टम्स फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन और हेडेक, ये इसके सिम्टम है। और वैक्सीन, नो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन एक्सेसिबल फॉर ट्रीटमेंट, इसका भी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही दोस्तों। अब मैं इसीलिए ये लेक्चर शॉर्ट रखा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे कि प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है और साइंस थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स और डायनामिक हो रहा है, मैंने अभी रिसेंटली 2-3 लेक्चर लिए, तो मैं चाहता हूं आप उस चीज को ना वापस से जाके रिवाइज करो। ठीक है। और कोई भी डाउट आपको लग रहा है, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछो, हर एक चीज को क्लियर किया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो, तर्क आईएएस पीसीएस चैनल के, उसमें ना तरह तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, जिनको आप पढ़ो, फिर उससे मतलब आप अटेम्प्ट जितना यहाँ पे करोगे, बोलते हैं ना कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, तो फिर आप जितना यहाँ पे रॉन्ग करोगे उतना आप सीखोगे, उतना आप समझोगे। हाँ, मैं आपको सिखाने समझाने के लिए, ठीक है। और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो फिर इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खूब पढ़ो और जो भी डाउट हो बेझिझक पूछो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।